हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल क्वेस्ट में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में से फर्स्ट चैप्टर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है और यह है हमारा चैप्टर नंबर 2 जिसे कहते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। बेसिकली इस वाले चैप्टर में जो मैंने वीडियो बनाई है वो मैंने 2 पार्ट्स में वीडियो बनाई है, क्योंकि एक तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी हमें अंडरस्टैंड करना है और दूसरा हमें जो अंडरस्टैंड करना है वो पीपीसी कर्व हमें अंडरस्टैंड करना है, जो कि है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो आइए देखते हैं कि पहले होता क्या है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। सो बेसिकली सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी की अगर जो हम बात करें तो पहले इसकी मीनिंग जान लेते हैं हम कि इसका मीनिंग होता क्या है। So every economic has to face the problem of multiplicity of want, scarcity, resource and problem of choice. These are known as basic central problem of economy. अब जैसे आप सबको पता है कि हमारी कंट्री में जो जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो हमारी कंट्री में जो वांट्स है पीपल्स की वो क्या है, मल्टीप्लिसिटी है, ठीक है, मींस अनलिमिटेड है। और जब वांट्स हमारी अनलिमिटेड होती है और रिसोर्सेज हमारे पास जब लिमिटेड है तो इससे होता है क्या, स्कैरसिटी पैदा होती है, कमी। स्कैरसिटी मतलब होता है कमी। तो कहीं ना कहीं स्कैरसिटी को हम डोनेट करते हैं कमी से। ये मैंने लिखा है यहाँ पे स्कैरसिटी। स्कैरसिटी मतलब होता है कमी। ओके, सो स्कैरसिटी ऑफ द रिसोर्सेज एंड द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, इसी से हमारी क्या राइज होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। अब हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी में है क्या, स्कैरसिटी है हर एक चीज की, है ना, मींस कमी है रिसोर्सेज की। सो इसी जब प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो इसी प्रॉब्लम को हम बोलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। अब सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी के कुछ पार्ट हैं। ओके, ये दूसरी मीनिंग, मैंने दूसरा मीनिंग लिखा है यहाँ पे, आप देख सकते हो। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक एंड इकोनॉमिक रिवॉल्व अराउंड व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। पहला जो ये पार्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, व्हाट टू प्रोड्यूस का। फिर दूसरा जो पार्ट है इसमें हाउ टू प्रोड्यूस, फिर तीसरा जो पार्ट है होम टू प्रोड्यूस। ओके, तो अगर जो हम जाएंगे फर्स्ट पार्ट को हम लिखेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस, देन वी विल सी अनदर पार्ट हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ओके, these issue these issues stem from the fundamental economic problem of scarcity necessitating efficient allocation of limited resources to meet the unlimited wants of a people। भाई ये सब चीजें देखो होती क्यों है, बेसिकली आप सबको पता है कि अगर आपके पास आज स्कूटी है तो कल आपको क्या चाहिए होती है, कार चाहिए होती है ना। तो हर एक इंसान जो है उसके पास जो इच्छाएँ हैं, मतलब जो वांट्स हैं वो कभी खत्म नहीं होती है, वो अनलिमिटेड है। तो ड्यू टू अनलिमिटेड वांट्स हमें क्या करना पड़ता है, स्कैरसिटी होती है ना, हर एक इंसान को अब हर एक चीज़ तो मिल नहीं सकती है। मैं चाहूँगा कल मुझे ऑडी मिल जाए तो मुझे ऑडी के लिए मुझे पहले बहुत काम करना पड़ेगा, और काम भी करना पड़ेगा तो ऐसा काम करना पड़ेगा कि ऑडी लाइक पैसे कमा सकूँ, करोड़ों में पैसे कमा सकूँ, है ना? बट ऐसा तो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर कोई करोड़ों में पैसे कमाए। अगर जो हर कोई करोड़ों में पैसे कमाएगा, तो बेसिकली इससे होगा क्या? इससे ये होगा कि हमारी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन होगा। इन्फ्लेशन जिसे हम बोलते हैं, है ना? तो जब आप इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में आएँगे, तो आप इन्फ्लेशन के बारे में अच्छे से जानेंगे। हम चलते हैं अपनी सेकंड स्लाइड पे, जो कि हमें बताती है कि भई व्हाट टू प्रोड्यूस। पहली बात है जो मैंने आपको बताया था, जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है, जो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है, 3 चीज़ों के अराउंड घूमती है। पहली है व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस, थर्ड है होम टू प्रोड्यूस। सो पहले अगर जब हम बात करें व्हाट टू प्रोड्यूस, तो व्हाट टू प्रोड्यूस का मीनिंग होता है क्या, दिस इन्वॉल्व्स द चूजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस, ठीक है। भाई व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब नाम से पता लग रहा है, व्हाट टू प्रोड्यूस, इट्स मीन वी हैव टू मेक सिलेक्शन ऑफ गुड्स, है ना। हमें इसमें करना क्या पड़ता है, गुड्स का सिलेक्शन करना पड़ता है कि हम ये वाला गुड्स लें, ये वाला गुड्स लें, ये वाला गुड्स लें। नॉट हमें प्रोड्यूसर को सिलेक्ट करना पड़ता है कि हमें अपनी इकोनॉमी में कौन सा गुड प्रोड्यूस करना है, ठीक है। फिर सेकंड अगर जब हम बात करें हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ टू मतलब कैसे प्रोड्यूस करना है। सो दिस इन्वॉल्व चूजिंग द प्रोडक्शन टेक्निक्स सच लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। ओके, तो भाई अगर जो आपके पास शॉप है, तो आप 2 टेक्निक से उसे चला सकते हो। या तो आप क्या उसमें मशीन्स ज़्यादा रखो, है ना? और जब आपके पास कोई फर्म है, तो या तो आप उसमें मशीन्स ज़्यादा रखोगे, आपका काम मशीन ज़्यादा करेगी, या तो फिर लेबर उसमें ज़्यादा काम करेगी। तो इसके अंदर वैसी 2 टेक्निक आती है, याद रखना है कि हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर हमारे पास 2 टेक्निक आती है। पहला होता है लेबर इंटेंसिव और दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव। लेबर मतलब वी हैव टू यूज़ मोर लेबर, और कैपिटल इंटेंसिव मीन्स वी हैव टू यूज़ मोर मशीन्स, है ना? कहीं न कहीं मशीन्स का हमें ज़्यादा यूज़ करना है। फिर थर्ड की अगर जब बात करें होम टू प्रोड्यूस, तो ये आपको बताता है कि भाई गुड्स का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करना है और किसको प्रोड्यूस करना है ना? अब अगर जो कहीं छोटा-सा एरिया है, उस छोटे से एरिया में अगर जो ज्वेलरी की दुकान खोल दी जाए, ठीक है? छोटा-सा जहाँ पे मिडल क्लास और लोअर क्लास के लोग रहते हैं, वहाँ पे अगर जो छोटी-सी दुकान खोल दी जाए ज्वेलरी की, तो उसका क्या काम वहाँ पे? भैया
क्योंकि ज्वेलरी भी वो लोग खरीदते हैं जो मिडिल क्लास होते हैं या फिर अपर अपर मिडिल क्लास होते हैं, लोअर क्लास वाले भी खरीदते हैं, ऐसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोअर क्लास वाले नहीं खरीदते हैं। कहीं न कहीं लोअर क्लास वाले भी खरीदते हैं, लेकिन मेन बात जो है ज्वेलरी का एक प्रॉपर लोकेशन होना चाहिए, एक मार्केट होना चाहिए प्रॉपर, है ना? कहीं किसी भी जगह पे नहीं खुल सकती है। तो होम टू प्रोड्यूस, हमें किसको प्रोड्यूस करना है? भाई हमें ऑडियंस भी तो देखनी है। आप लोगों में से अगर से किसी की शॉप है, तो वो भी ऐसी जगह पे खुली है जहाँ पे ऑडियंस आए, है ना? और उस तरीके की ऑडियंस आए जो कि आपके गुड्स को ले सके, परचेज़ कर सकें। तो यहाँ पे एक छोटा-सा मैंने सिस्टम दिखाने की कोशिश की है, नीचे लिखा है फैक्ट्री है, एक ये फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री क्या कर रही है? गुड प्रोड्यूस कर रही है। यहाँ पे दिखा है फैक्ट्री है, फैक्ट्री ने दिया होलसेलर को, होल होलसेलर ने दिया कहीं न कहीं रिटेलर को और रिटेलर ने दिया कस्टमर को। तो मतलब एक सिंपल सा मीनिंग मैंने बताने की कोशिश की है कि इसमें इन्वॉल्व होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। कहीं न कहीं हम गुड्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, हमें पता होना चाहिए, ठीक है? फिर नेक्स्ट स्लाइड में अगर हम जाएँगे तो इसका सॉल्यूशन क्या हुआ बेसिकली? देखो ये 3 प्रॉब्लम तो अराइज़ होगी, ठीक है? बढ़ गई हमारी इकोनॉमी के अंदर। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? गवर्नमेंट को इसका सॉल्यूशन भी तो ढूँढना है ना। तो सॉल्यूशन की अगर जब बात करें तो हमारी इकोनॉमी में इन्होंने 3 टाइप के मार्केट हमें बताए कि पहला होता है मार्केट इकोनॉमी, ठीक है? 3 टाइप की इकोनॉमी को बताया जिसे कहते हैं मार्केट इकोनॉमी। दूसरा हमें बताया कि सोशलिस्ट इकोनॉमी। थर्ड इन्होंने हमें बताया कि मिक्स्ड इकोनॉमी, ओके? तो इसमें एक मिक्स्ड इकोनॉमी में एक पॉइंट मैं आपको ऐसा बताऊँगा जो शायद आपको पता ना हो अभी तक। तो मार्केट इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमिक होती है, ऑल्सो इट्स दिस इकोनॉमिक इज ऑल्सो नोन एज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ठीक है? मार्केट इकोनॉमिक का जो नेम होता है उसे हम कहते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट मतलब होता है प्राइवेट, कहीं ना कहीं ये प्राइवेट से चलती है, ठीक है? प्राइवेट जिसमें हर प्राइवेट का डिसीजन होगा। सो ऑल्सो नोन एज कैपिटल इकोनॉमिक, दिस टाइप ऑफ इकोनॉमिक यूज द प्राइस मैकेनिज्म टू सॉल्व द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी। भाई ये इकोनॉमी ऐसी इकोनॉमी है कि जिसमें क्या प्राइवेट वाले डिसीजन लेते हैं, है ना? In a market economic, prices are determined by the forces of demand and supply, and production is mainly done for profit. इसमें जितना भी प्रोडक्शन होगा वो किस लिए होगा? केवल प्रॉफिट कमाने के लिए होगा। यहाँ पे लिखा है डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस। अब हमारे पास दो फोर्सेस होती हैं किसी भी चीज को डिसाइड करने के लिए, एक होता है डिमांड और दूसरा होता है सप्लाई। और डिमांड और सप्लाई ये वर्क करते कैसे हैं? अगर यहाँ पे आप देखो टू डायमेंशनल डायग्राम में एक्स एक्सिस और यहाँ पे हो गया वाई एक्सिस, ओके? ये आपकी होगी सप्लाई की लाइन और ये होगी आपकी डिमांड की लाइन। तो जहाँ पे ये दोनों कट करता है वहाँ पे हमारा बनता है मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक है? तो इस वाले पॉइंट पे आप मान के चलो कि किस चीज़ की कितनी डिमांड हो रही है। आप देख लो कोई भी चीज़ है इसकी इतनी डिमांड हो रही है और इसका प्राइस इतना है, ठीक है? तो ऐसे हमारी कंट्री के अंदर डिमांड और फोर्सेस डिसाइड करती है कि कितना किस चीज़ का प्रोडक्शन होना चाहिए। लेकिन ये काम होता है केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। इस इकोनॉमी में जो काम होता है केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। अब मान के चलो अगर जो हमारी कंट्री के अंदर बेसिकली अगर जो मार्केट इकोनॉमी हमारी कंट्री अडॉप्ट कर ले मार्केट इकोनॉमी, तो लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट कमाएँगे केवल, है ना? केवल क्या करेंगे? प्रॉफिट कमाएँगे। और प्रॉफिट कमाने से होगा क्या कि केवल जो रिच लोग हैं, ये केवल वही लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं, है ना? जो मिडल क्लास है या फिर लोअर क्लास है वो तो कहीं बेनिफिट ले ही नहीं सकती है, ठीक है? तो इसीलिए इस इकोनॉमी को हमारी कंट्री ने डिनाई किया। फिर उसके बाद गई हमारी कंट्री जो गई सेकंड इकोनॉमी की तरफ जो कि हम कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी, ओके? इस वाली इकोनॉमी की तरफ गई। सोशलिस्ट इकोनॉमी में इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी अ सेंट्रल बेस्ड प्लानिंग अथॉरिटी सॉल्व द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम विद द नेशनल प्रायोरिटीज इन माइंड, ठीक है? अब ये एक ऐसा है, देखो इस जो पहला वाला टर्म था इसको तो हमने नाम दे दिया प्राइवेट, कि ये प्राइवेट वाली इकोनॉमी है। और सेकंड वाली जो इकोनॉमी है इसको हमने नाम दे दिया गवर्नमेंट, कि भाई यहाँ जो भी डिसीजन लेगा वो कौन लेगा? सारे डिसीजन गवर्नमेंट लेगी। जैसे आपको बताया कि 1947 में जब हमारी कंट्री क्या हुई थी, इंडिपेंडेंट हुई थी, तो उसमें बेसिकली सारे जो डिसीजन थे उसके बाद जो डिसीजन होने लगे वो किसने लिए? गवर्नमेंट ने। तो कहीं नहीं उस समय सोशलिस्ट इकोनॉमी को हम कह सकते हैं कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई, पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई। फिर थर्ड वाली जो इकोनॉमी है हमारे पास, ये वाली जो इकोनॉमी है मिक्स्ड इकोनॉमी, ये बेसिकली नाम से ही पता लग रहा है। मिक्स किसका? मिक्स गवर्नमेंट का और कहीं न कहीं मार्केट यानी प्राइवेट का। अब इन्होंने एक ऐसी इकोनॉमी निकाली जिसमें कौन काम करेगा? गवर्नमेंट भी काम करेगी और साथ में प्राइवेट भी काम करेगा। तो इसमें लिखा है सिंस इट इज़ मिक्स्ड ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, कहीं न कहीं ये दोनों का मिक्सचर है। मतलब इसमें प्राइवेट सेक्टर वाले भी अपना डिसीज़न ले सकते हैं और साथ-साथ पब्लिक वाले भी अपना डिसीज़न ले सकते हैं। इट कंबाइन्स बेनिफिट ऑफ बोथ ऑफ देम, इन दोनों के बेनिफिट को कंबाइन करके एक इकोनॉमी बनाई गई है। These problems solved on the basis of price mechanism as well as the social economics consideration, ठीक है? तो कहीं न कहीं इस वाली इकोनॉमी में दोनों चीज़ को ध्यान में रखे ये इकोनॉमी दी गई है। भई अब कैसे?
अगर जब हम दोनों इकोनॉमी की बात करें, इसमें मार्केट और सोशलिस्ट की दोनों की बात करें, तो मार्केट वाला क्या चाहता है? प्रॉफिट, ठीक है। सोशलिस्ट वाला क्या चाहता है? केवल पब्लिक वेलफेयर। तो भाई पब्लिक वेलफेयर से भी काम चलेगा नहीं, है ना? कि केवल पब्लिक वेलफेयर होते रहे, आपको जो राशन है, राशन में फ्री में मिलता रहे, तो गवर्नमेंट कब अपना पैसा कमाएगी, ठीक है? तो कहीं न कहीं उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या-क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर वालों ने भी अपना डिसीजन लिया और प्राइवेट वालों ने भी डिसीजन लिया। मतलब इस इकोनॉमी के अंदर ये चीज़ें बताई गई कि ठीक है, भाई प्राइवेट वाले भी अपना प्रॉफिट कमा सकते हैं और कहीं न कहीं हमारी कंट्री के अंदर सोशल वेलफेयर भी होना ज़रूरी है। अगर जो सोशल वेलफेयर नहीं होगा तो सब लोग कैसे जिएँगे भाई? प्रॉफिट कमाने से हर चीज़ थोड़ी होती है। कभी-कभी अगर जो आपके यहाँ शॉप है तो आप इंसानियत भी कमाते हो, है ना? हमेशा पैसा नहीं कमाते हो। किसी आपको कोई छोटा-सा बच्चा दिखा है, उसपे अगर जो 10-5 रुपए कम भी है तो आप उसको चीज़ें देते हो। तो इसका मतलब होता है सोशल, है ना? और अगर जो आपको प्रॉफिट ही कमाना है तो फिर आप ना बच्चा देखते हो, ना बूढ़ा देखते हो, उसका जितना रेट है कभी-कभी उसको उतने में देते हो। तो इन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 टाइप की इकोनॉमी बनाई गई, जो कि इकोनॉमी हमारी कंट्री अडॉप्ट करके चलती है, उसे हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। क्योंकि हमारी कंट्री में आपको पता है पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने के कारण हमारी कंट्री को कहीं न कहीं प्रॉफिट भी कमाना पड़ेगा और सोशल वेलफेयर भी कमाना पड़ेगा। इसीलिए जो हमारी कंट्री है वो चलती है मिक्स्ड इकोनॉमी को लेके। तो याद रखना आपके पास कभी भी क्वेश्चन आएगा कि हमारी कंट्री किस इकोनॉमी को लेके चलती है, तो हमारी कंट्री चलती है मिक्स्ड इकोनॉमी को लेके। ओके। तो बस आज के लेक्चर में मेरे पास इतना ही था। अब हम चलेंगे आपके पास पीवीसी कर्व को लेके, तो वो नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आपके पास आएगा और मैंने आपसे कहा था कि क्लास 12th की वीडियोज़ पे मैं लेके आऊँगा आपके सामने। ओके, सो मुझे लग रहा है कि क्लास 12th का हम जो स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम से और फिर उसके बाद मैं जाऊँगा एग्रीगेट वाले चैप्टर में, मनी और बैंकिंग वाले में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, जो इंपॉर्टेंट टर्म हमारे बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो लेके चलेंगे और साथ-साथ क्लास 11th की भी प्लेलिस्ट हमारी चली रही है। आज ये सेकंड चैप्टर है, फिर सेकंड चैप्टर का पार्ट 2 1-2 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके, सो इसी तरह हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए और हमारे चैनल को प्यार दीजिए ताकि हम और बच्चों की बहुत अच्छे से हेल्प कर पाएँ। ओके, थैंक यू, गुड नाइट। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।